जामनगर द्वारिका लोकसभा क्षेत्र से हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी पूनमबेन माडम, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाई और बहन, मेरा सौभाग्य है कि आज पूनमबेन के चुनाव के बहाने मुझे जामनगर के प्रबुद्ध जन से बातचीत करने का, साक्षात बातचीत करने का एक मौका मिला। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गुजरात वासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि 2014 से पहले गुजरात का गौरव जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी आज भारत का गौरव बन गए हैं। और विदेश मंत्री के नाते मैं साक्षी हूँ कि आज विश्व में उनकी गिनती सबसे अगली पंक्ति में बैठे हुए नेताओं में की जाती है। आज मैं दो अपीलें करने आई हूँ आपके सामने। पूनमबेन के लिए वोट मांगने आई हूँ कि आप उन्हें पुनः सांसद बनाइए, और मोदी जी के लिए वोट मांगने आई हूँ कि आप उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाइए। जहाँ तक पूनमबेन का संबंध है, उनमें एक अच्छी नेत्री के सारे गुण मौजूद हैं। आप सौभाग्यशाली है कि आपको उन जैसी सांसद मिली है। वो संसद में मुखर है और क्षेत्र में सक्रिय है, और जामनगर में जो विकास उनके कार्यकाल में हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। आप इस बात के साक्षी हैं। इसलिए मैं तो कहने आई हूं, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। एक बटन दबाएंगे कमल का, पूनम यहां से पुनः सांसद चुनकर जाएगी, मोदी जी वहां दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा स्वर्ण सौरभ संयोग कम मिलता है मित्रों। लेकिन मैं केवल भावना के आधार पर वोट नहीं मांग रही। मुझे मालूम है यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ओपिनियन लीडर्स बैठे हैं, उनके सामने मुझे कुछ ठोस बात भी कहनी होगी। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, और जवाबदेही का मतलब है एक बार वायदा करके वोट मांगो तो अगली बार वायदों का हिसाब देकर वोट मांगो। 2014 में हमने आपसे वायदा करके केंद्र का वोट मांगा था, केंद्र सरकार का वोट मांगा था। आज 2019 में हमारा हिसाब देने का समय आया है, और मैं वो हिसाब देने के लिए हाजिर हुई हूं आपके सामने। सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार को किन कसौटियों पर जांचा जाना चाहिए। मेरी समझ में 3 कसौटियां होती हैं केंद्र सरकार को जांचने की। पहला, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के फ्रंट पर केंद्र सरकार ने क्या किया। दूसरा होता है देश का विकास, कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास के स्तर पर केंद्र सरकार ने क्या किया। और तीसरा होता है वेलफेयर मेजर्स ऑफ द पीपल, लोक कल्याण, जनता के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं इन तीनों कसौटियों पर अपनी सरकार को जांच कर आपके सामने रखना चाहूंगी। पहली कसौटी है राष्ट्रीय सुरक्षा। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 2008 में मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 26/11/2008 को, जिसे मुंबई टेरर अटैक के नाम से जाना जाता है। उसमें 166 लोग मारे गए थे, 166 पीपल वर किल्ड। उनमें से 126 भारतीय थे। बकाया 40 लोग 14 देशों से संबंध रखते थे। इसका मतलब है कि वो आतंकी हमला केवल डोमेस्टिक स्वरूप, घरेलू स्वरूप लिए हुए नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकी हमला था, क्योंकि जिस होटल में हुआ उस होटल में इन देशों के लोग रुके हुए थे। वो एक मौका था उस समय की सरकार के लिए कि वो इन 14 देशों के लोगों को साथ लेकर, जिनके लोग आहत हुए थे, जिनके लोग मारे गए थे, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग करने का एक मौका था। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि उस समय की सरकार ने वो मौका गंवा दिया। उसके विपरीत आप हमारी सरकार का रिकॉर्ड देखिए।
उरी में आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के जरिए एक तरफ हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन लेने लगा। पुलवामा 14 फरवरी को घटा था, 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि हम नैरेटिव सही साबित करने में कामयाब हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जब प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी थी तो 2 निर्देश साथ में दिए थे कि आपको आतंकवादी शिविर पर हमला करना है और वो भी उस आतंकवादी ठिकाने पर करना है जिस आतंकवादी संगठन ने पुलवामा की जिम्मेदारी ली है, और वो संगठन है जैश ए मोहम्मद। पर पाकिस्तान के नागरिक पर हमला नहीं करना, उनकी सेना पर हमला नहीं करना, उस ठिकाने पर जाकर के हमला करना, उसको ध्वस्त करना। और हमारी सेना इतनी अनुशासित है कि वो बालाकोट में ध्वस्त करके चले आए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सिविल या मिलिट्री को ठिकाने नहीं कहा। जब ये नैरेटिव हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया तो जैसे ही संवेदना आती थी पुलवामा के लोगों के लिए, साथ ही सॉलिडारिटी आती थी। वी ऑफर कॉन्डोलेंसेस फॉर द मार्टियर्स ऑफ पुलवामा, वी ऑल्सो स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इंडिया। और हमने पूरे विश्व में उनको अकेले अलग थलग नहीं किया। इस्लामिक राष्ट्रों में, ओआईसी में, जिसका संस्थापक सदस्य है पाकिस्तान, हम उसे वहां भी अलग थलग करने में कामयाब हुए, वहां भी आइसोलेट करने में कामयाब हुए। मैं थोड़ा सा इसका इतिहास आपको बता दूं। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज 57 इस्लामिक राष्ट्रों का समूह है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सबसे बड़ा देशों का समूह है। 4 के, 5 के, 20 के, 25 के बहुत है, लेकिन ये 57 देशों का समूह है। सब इस्लामिक राष्ट्र है, इसीलिए इनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है। इस ओआईसी का गठन 1969 में हुआ था, 1969 में मोरक्को में, रब्बात में। पाकिस्तान इसका फाउंडर मेंबर था। उस समय भी भारत को दावतनामा आया था, भारत को इनवाइट किया गया था रब्बात में। उस समय भारत के विदेश मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद होते थे। वो उनके इनविटेशन पर रब्बात गए थे, मोरक्को गए थे। उस समय पाकिस्तान से उनके राष्ट्रपति याहिया खान मोरक्को आए थे। और जब उन्हें पता चला कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ भाग लेने आए हैं, तो उन्होंने अपने विला से निकलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर भारत पार्टिसिपेट करेगा तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का गठन नहीं होगा। 2-2, 4-4 दूतों के तौर पे उन्होंने देशों को भेजा फखरुद्दीन अली अहमद के पास। कभी कहा आप बीमारी का बहाना बनाकर चले जाइए, कभी कहा आप स्वयं विड्रॉ कर जाइए, हमारी यूनिटी इससे टूटती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, तो उनको वो जहाँ बैठे थे उस कमरे में बैठा रहने दिया और बाकी लोगों ने अपना सम्मेलन करके भारत को अपमानित करके वापस भेजा था। ये कहानी है 1969 की, उस समय का इंडिया। और ये 50वां साल था ओआईसी का, 1969 से 2019। 50 वर्ष बाद ये सम्मेलन आबू धाबी में हुआ, अरब देश में। उन्होंने भारत को इनवाइट किया, पाकिस्तान ने फिर विरोध किया। पर्सनल लेटर लिखा उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को कि अगर आप भारत को बुलाएंगे तो पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। अंतर देखिए, 1969 के इंडिया और 2019 के मोदी के इंडिया में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें पत्र लिखकर कहा आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, लेकिन भारत का दावतनामा रिजेक्ट नहीं है। और आपने वो विजुअल देखा होगा। ओआईसी के आबू धाबी सम्मेलन में पाकिस्तान की कुर्सी खाली थी और भारत मंच पर बैठा था, मंच पर आया था, क्योंकि उन्होंने हमें साधारण तौर पे नहीं, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया था। ये है अंतर 1969 के भारत और मोदी के भारत में। और ये सम्मेलन पुलवामा के बाद हुआ था।
ये सम्मेलन एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। 27 तारीख को, 27 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुई थी, ये सम्मेलन 1 मार्च को हुआ था। फाउंडर मेंबर उन्हें कह रहा है, अरे हमारे घर में घुस के मार के गए और आप उन्हें बुला रहे हो। लेकिन जो राजनीतिक पंडित चुनाव से पहले कहते थे कि मोदी की विदेश नीति में से अरब जगत नक्शे से मिट जाएगा, ये मुस्लिम विरोधी प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रों से कैसे ताल्लुकात रख सकेगा, आज उन राजनीतिक पंडितों को मैं कहना चाहूंगी कि इन 5 वर्षों में 3 अरब देशों ने अपने देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा। सऊदी अरब के किंग ने, पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट ने और यूएई के किंग ने। इसके अलावा अफगानिस्तान ने अलग से निकाला है। बात यहां खत्म नहीं हो गई राष्ट्रीय सुरक्षा की। जब पाकिस्तान को यह लगा कि हमें इतना आइसोलेट कर दिया, वर्ल्ड में भी कर दिया, हमारे अपनों में भी कर दिया, तो उसने एक नैरेटिव घड़ा कि हिंदुस्तान सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है, स्थिति को गरमाना चाहता है, युद्ध जैसे हालात बनाना चाहता है। आप बात करिए, भारत से बात करिए। मित्रों, 17 विदेश मंत्रियों के फोन मुझे आए, 17 फॉरेन मिनिस्टर्स को आए, और वो पहले वाक्य में तो मुझे कहते थे, कॉन्डोलेंसेस देते थे पुलवामा के लोगों के बारे, सेकंड में सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते थे, और तीसरे में मैसेज देने के लिए धीरे से पूछते थे, एक्सेलेंसी वी होप इंडिया विल नॉट एस्केलेट द सिचुएशन। हमें लगता है आप स्थिति को गरमाएंगे नहीं। सभी को मैंने एक जवाब दिया, देखिए भारत बहुत जिम्मेदार राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है, परिपक्व राष्ट्र है। इंडिया इज अ पीसफुल नेशन, अ रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड अ वेरी मैच्योर नेशन। लेकिन अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम टेरर अटैक्स को अपनी डेस्टिनी नहीं मान सकते। I told them very plainly that India is a responsible nation, peaceful nation, mature nation. From our side, we will not escalate the situation. But if there is any other attack, terror attack from Pakistan, we will not remain silent, because we cannot take terror attacks as our destiny. तो पता वो क्या कहते थे? In that case, we are with you. अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हम आपके साथ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक तरफ हमारी सैन्य शक्ति की जीत है मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ हमारी कूटनीतिक सफलता है पूरे वर्ल्ड में। यह है मोदी का रिकॉर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा का। लेकिन इसके विपरीत खड़े नेताओं को जरा देख लें, क्या बोलते हैं। एक कहता है एयर स्ट्राइक तमाशा थी, दूसरा सबूत मांगता है सेना से, अपने शौर्य का सबूत दीजिए कि वाकई आप बालाकोट के आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करके आए। तीसरा कहता है ये तो आपने देश हित में थोड़ी अपने राजनीतिक हित में की है। हमें आज अपने आप से सवाल पूछना होगा कि ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहने वाले लोग हमारे वोट के हकदार हैं, या प्रधानमंत्री मोदी हमारे वोट के हकदार हैं? आज हमें खुद से पूछना होगा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन करने वाले नेता हमारे वोट के हकदार हैं, या प्रधानमंत्री मोदी हमारे वोट के हकदार हैं? आज हमें स्वयं से सवाल करना होगा। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़े हुए नेता आपके वोट के हकदार हैं, या प्रधानमंत्री मोदी आपके वोट के हकदार हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हमारा रिकॉर्ड इतना मजबूत है, हमारा दावा इतना मजबूत है कि अगर आप एक प्रश्न स्वयं से पूछें किसके हाथों में देश सुरक्षित है, तो एक ही चेहरा और एक ही नाम सामने दिखाई पड़ता है, नरेंद्र भाई मोदी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की कसौटी पर तोलकर मैंने प्रश्न आपके सामने रखे हैं। निर्णय आप करेंगे कि आपके वोट के हकदार वो हैं जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं, या वो हैं जो पाकिस्तान को करारा जवाब देते हैं। ये पहली कसौटी मैंने आपके सामने रखी। अब दूसरे की बात करते हैं। मैंने कहा था दूसरी कसौटी है देश का विकास। मित्रों, मैं कह सकती हूँ उनकी कैबिनेट की मंत्री के नाते कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। और ये मैं शब्द के तौर पे इस्तेमाल नहीं करी, अभी आंकड़ों से पुष्ट करना चाहूँ।
2014 से पहले देश में क्लीनलीनेस की कवरेज केवल 40% थी, 40%। आज बढ़कर 98% हुई है, 98%। क्यों? क्योंकि 5 वर्षों में 10 करोड़ नए टॉयलेट्स का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 करोड़ 100 मिलियन 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण 5 वर्ष में हुआ। 2014 से पहले पूरे देश में कुल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे, पूरे देश में। मात्र 5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 13 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित हुए हैं, जिसमें से 6 करोड़ मुफ्त दिए गए हैं घर में गरीब महिलाओं। 12 करोड़ 2014 तक और 13 करोड़ मात्र 5 वर्षों में। 5 वर्षों में 34 करोड़ नए बैंक खाते खुले हैं। आपको याद है राजीव गांधी जी का वो वाक्य कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो मात्र 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उन्होंने समस्या को स्वीकारा था लेकिन उसका समाधान नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो कि 1 ही रुपया भेजूं तो 1 रुपया मिल जाए। इसका केवल एक समाधान है कि इन सबके पास अगर बैंक खाते हो तो सरकारी तिजोरी से निकला हुआ पैसा सीधे बैंक में चला जाएगा। लेकिन जब उन्होंने बैंक वालों को बुलाकर पूछा कि गरीब की जनसंख्या के कितने बैंक खाते हैं, तो उन्होंने कहा जी देश में 1/3 जनसंख्या बैंक खातों से अछूती है और वो सारी की सारी गरीब है। तो उन्होंने पूछा इसका कारण? बोले जी कारण बहुत स्पष्ट है, जिसकी जेब में पैसा नहीं वो बैंक में खाता कैसे खुलवाएगा, और हौसला नहीं उनका कि बैंक तक चल के आ जाए। तो उनका इन दोनों का समाधान करेंगे हम। जिनकी जेब में पैसा नहीं उनके 0 बैलेंस से खाते खोल के आओ, 0 बैलेंस, और वो आपके बैंक की दहलीज पे नहीं चढ़ेंगे, आप उनके दरवाजे पर जाओगे। मिशन मोड में 34 करोड़, जब मैं संयुक्त राष्ट्र में बोली 340 मिलियन न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन, लोग चौंक गए। और बाद में चाय पीते हुए बहुत लोगों ने पूछा हाउ कम, सेड ओनली बिकॉज ऑफ द विल पावर ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। 34 करोड़ नए खाते, और अब वो 34 करोड़ नए खातों में मतलब जिनके जेब में पैसा नहीं उनके हाथ में पासबुक थी, सरकारी तिजोरियों से उनको ऑपरेशनलाइज किया। जो पैसा उनके नाम का निकलता है वो सीधे का सीधा, वो मनरेगा की मजदूरी का हो, वो पेंशन का हो, बुढ़ापा पेंशन का हो, सब पैसा सीधे का सीधा उनके खाते में चला जाता है। ना कोई कमीशन खोर, ना कोई बिचौलिया। तो 10 करोड़ टॉयलेट, 13 करोड़ गैस कनेक्शन, 34 करोड़ नए बैंक खाते। हाईवे का आप हिसाब देख लीजिए। पहले जो नेशनल हाईवेज थे 2014 से पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनते थे, आज वो 29 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रहे हैं। और आप तो साक्षी हैं यहाँ। मैं बधाई देती हूँ पूनम को, जो नितिन जी से 2 प्रोजेक्ट लेके आई, NH8 का प्रोजेक्ट भी लेके आई, कोस्टल हाईवे का प्रोजेक्ट भारतमाला के नीचे भी लेके आई। और किस गति से बन रहा है, आप चश्मदीद गवाह हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरे कहने पे मत जाइए कि 12 किलोमीटर की बजाय 29 किलोमीटर बन रहा है। भारतमाला का प्रोजेक्ट किस गति से बन रहा है, NH8 किस गति से बन रहा है। इसी तरह से रूरल रोड्स, ये 12 किलोमीटर की जगह 29 किलोमीटर बन रही है। रूरल रोड्स पहले 69 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, 69 किलोमीटर पर डे, आज 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर की दर से आज ग्रामीण सड़कें बन रही है। ये तुलना है विकास की। डिजिटल इंडिया में देखिए, जैसे क्लीन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन है, डिजिटल इंडिया दूसरा मिशन है। टोटल 59 विलेजेस में ऑप्टिक फाइबर बिछा था 2014 से पहले, 59 विलेजेस में, लेस देन 60। और 5 वर्षों में 1,16,000 विलेजेस में ऑप्टिक फाइबर बिछ गया। 260% की बढ़ोतरी है। जो कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल लिटरेसी के लिए खुले हैं, 83,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे देश में, आज 3,01,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर देश में खुले हैं। पहले मोबाइल फोन बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थी हिंदुस्तान में, आज 127 फैक्ट्रियां मोबाइल फोन बना रहे हैं। आप याद तो देखिए
देखिए, गति तो देखिए। पहले पूरे देश में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे, 77। आज 505 पासपोर्ट केंद्र चल रहे हैं और जो नए 428 खोले हैं, ये पूनम मुझसे एक लेके आई है आपके जामनगर में भी। बहुत सक्रिय सांसद दे दिया आपने, लड़ती है, झगड़ती है, आके बैठ जाती है, उठती नहीं है जब तक साइन नहीं करोगी दीदी। अरे मैंने कहा जा रही है चिट्ठी बहन, कल चली जाएगी, विश्वास कर मुझे। नहीं, मुझे हाथ से चाहिए, अभी दो। तो आपके हित की रखवाली भेजी है आपने वहां। अगर आप इकोनॉमी पे देखें, पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 142nd था, 142वां। 5 वर्षों में 65 रैंक की छलांग लगाई है। आज 77वें नंबर पर भारत खड़ा है। 65 रैंक की छलांग, रिकॉर्ड है अपने आप। पहले भारत की इकोनॉमी फ्रिजाइल 5 में गिनी जाती थी। फ्रिजाइल 5 का मतलब विश्व की 5 ढीली व्यवस्थाएं, ढुलमुल व्यवस्थाओं में भारत गिना जाता था। आज इंडियन इकोनॉमी देश की लार्जेस्ट में से 6th नंबर पर खड़ी है, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, इन 5 वर्षों में 14 नए एम्स, 14 न्यू एम्स, 118 मेडिकल कॉलेजेस, 5000 जनौषधि केंद्र और 1.5 लाख वेलनेस सेंटर हिंदुस्तान में शुरू किए जा रहे हैं 5 वर्षों में। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, 14 न्यू ट्रिपल IITs, 7 IITs, 7 IIMs, 1 NIT, 103 केंद्रीय विद्यालय, 62 नवोदय विद्यालय। 5 वर्षों का हिसाब दे रही। मैंने कहा था मैं जो आंकड़े दूंगी, तो जो अनप्रेसिडेंटेड शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है, अभूतपूर्व विकास, आप मानेंगे कि ये आंकड़े मेरे उस शब्द की पुष्टि करते हैं। ये 5 वर्षों का हिसाब है। तभी हमने नारा दिया था पहले, नामुमकिन अब मुमकिन है, लेकिन बाद में कह दिया ये सब इतना कुछ नहीं हो सकता था, मोदी है तो मुमकिन है। ये 5 वर्षों में हमारा विकास का लेखा जोखा, राष्ट्रीय सुरक्षा का लेखा जोखा मैंने दिया, विकास का लेखा जोखा मैंने दिया, लोक कल्याण, ये तीसरी कसौटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही कहा था, सबका साथ सबका विकास। कोई भी एक व्यक्ति मेरी आंख से अछूता नहीं रहेगा। और आज मैं कह सकती हूं कि कोई भी व्यक्ति उनकी आंख से अछूता नहीं रहा। अगर हम गरीब से शुरू करें, तो बरसों बरस से ये मांग चली आ रही थी कि सामान्य वर्ग के गरीब की भी सुन लो, सामान्य वर्ग के गरीब को भी आरक्षण दे दो। किसी ने ये मांग मानी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान में संशोधन करा के SC, ST, OBC के आरक्षण को छेड़े बिना 10% का आरक्षण सवर्ण गरीबों के बच्चों को देने का काम किया है, शिक्षा में भी, नौकरियों में। और चूंकि उन्होंने बाकी आरक्षण को छेड़ा नहीं, तो सद्भावना बनी रही इतनी कि दोनों सदनों से यह संविधान संशोधन निर्विरोध पारित हुआ। एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा। काम भी हो गया और विद्वेष भी नहीं बनता। मध्यम वर्ग, कितने वर्षों से मांग आ रही थी कि 5 लाख तक की आय वालों को आयकर सीमा से छूट दे दो, नहीं मानी किसी ने। पिछले बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह मांग मानते हुए घोषित करवाया कि 5 लाख रुपए तक का व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देगा, उसको इनकम टैक्स से छूट देने की बात। पिछड़ा SC, ST का कमीशन था, OBC मांग कर रहे थे कि हमारे लिए भी कमीशन बने। प्रधानमंत्री जी ने केवल कमीशन नहीं बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिलवाया। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लेकर के आज वो कमीशन बना हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट, SCs में सबसे ज्यादा उपेक्षित और वंचित वर्ग है सफाई कर्मचारी। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता, हमारी तरफ वाल्मीकि कहते हैं जो सफाई करते हैं। सबके सामने प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के चरण धो करके सम्मानित करने वाले एक व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। और केवल यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो जन्मे बेशक उस जात में होंगे, लेकिन समस्त भारत के मानवता के सपूत माने जाते हैं। लोगों ने बहुत महिमा मंडन किया, लेकिन कुछ किया नहीं, केवल वर्बल, केवल मौखिक बातें कह के रह गए। मोदी जी ने
अंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थलों को चुना। उनकी जन्म स्थान, जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में, उनकी शिक्षा भूमि लंदन इंग्लैंड में, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में, उनका निधन, उनका देहांत, जिसे परिनिर्वाण भूमि कहते हैं, दिल्ली में, और जहां उनका संस्कार हुआ वो चैत्य भूमि मुंबई में। इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ का नाम देकर 5 स्थानों पर डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े बड़े बड़े स्मारकों का निर्माण किया और कहा कि ये एससी के लिए नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए 5 तीर्थ बना रहा हूं, जहां हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि जाकर के इन तीर्थ स्थलों पर उसकी परिक्रमा करें। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की सबसे बड़ी कैजुअलिटी शिक्षा। कहाँ जाए, कैसे पढ़े? महाभारत से प्रसंग लेते हुए, एकलव्य का उदाहरण लेते हुए सारे एसटी क्षेत्रों में 850 एकलव्य मॉडल पर स्कूल बनाने का काम किया ताकि वहां के बच्चे वहीं पढ़ सकें, उन्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता ना हो। अल्पसंख्यक, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ अल्पसंख्यक। लोग कहते थे कि मोदी जी के राज में अल्पसंख्यकों को तो कोई मुख्यधारा में लाएगा ही नहीं। मैं साक्षी हूँ इस बात की। सऊदी अरब के के प्रिंस आए थे सऊदी अरब के 19-20 फरवरी को। हम लंच टेबल पे बैठे थे, साथ में मुख्तार नकवी बैठे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ मोमा की माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं। आप जानते हैं कि सऊदी अरब के किंग कस्टोडियन है 2 होली मास्क्स के, मक्का और मदीना दोनों के। तो बात चली कि हज का कोटा कितना है, 1,75,000 है। तो मैंने कहा 2 लाख कर दीजिए। तो उनकी तरफ बैठ के बोले, इफ़ माई ब्रदर टेल्स मी, मोदी जी की तरफ बोल के बोले, इफ़ माई ब्रदर टेल्स मी। मोदी जी का कर दीजिए ना, डन, हाथ पे हाथ रख के कहते डन। और उस लंच टेबल पे कोटा 2 करता, 2,000, 5,000, 3,000 बढ़ा करता था ना। एक गो में लंच टेबल पे, एक मैं घड़ी देखूं तो 30 सेकंड के अंदर हज का कोटा 2 लाख हो गया। ट्रिपल तलाक की पीड़ित बहनों के लिए एक भाई ने वो पीड़ा सुनी और उनके खिलाफ उसको अपराध बनाने वाला कानून लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है। कौन सा वर्ग छूटा है उनकी आंख से? गरीब की बात कर दी, मध्यम वर्ग की बात बता दी, पिछड़ा वर्ग की बात बता दी, एससी की बता दी, एसटी की बता दी, माइनॉरिटी की बता दी। कोई वर्ग उनकी आंख से अछूता नहीं रहा। लोग युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो देखो, हमने रोजगार की बात की थी, नौकरी की नहीं की थी। नौकरी और रोजगार में अंतर है। सरकारी नौकरियां असीमित नहीं होती, लेकिन जब रोजगार मिल जाता है तो नौकरी मांगने वाला नौकरी देने वाला बन जाता है। और इसलिए उन्होंने 2 योजनाएं एक साथ करी, इधर कौशल विकास योजना, उधर मुद्रा योजना। अगर कोई काम आता है तुम्हें तो सीधे जाओ मुद्रा से ऋण ले लो, काम नहीं आता तो कौशल विकास में अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार काम सीख लो, वहां से प्रशिक्षण लो, मुद्रा से ऋण लो। और उसमें भी 3 कैटेगरीज, शिशु, किशोर और तरुण। 50,000 तक का काम भी शुरू कर सकते हो, 10,000 रुपया भी ले सकते हो। 50,000 की जाओगे तो शिशु वाला दे देगा, 5 लाख तक की चाहिए तो किशोर वाला दे देगा, और 10 लाख तक का काम शुरू करना है तो तरुण वाला दे देगा। 17 करोड़ 68 लाख लोगों को मिला है ये ऋण। 17 करोड़ 68 लाख लोगों को स्वरोजगारी बनाने के लिए मिला है ये ऋण। और मेरी बहनें बैठी हैं, बताना चाहती हूँ, इसमें से 12.5 लाख करोड़, 12.5 करोड़ केवल बहनें हैं, महिलाएं हैं जिनको ये ऋण मिला। अब जो स्वरोजगारी बनता है कम से कम एक को तो और देता होगा ना काम, अकेला तो शुरू नहीं कर सकता, एक को तो देता होगा ना काम। जरा हिसाब लगाओ। आप नौकरियों की बात कर करके हमारे विरोधी कहते हैं नौकरी कितनी, नौकरी कितनी। अरे जितने लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया, 17 करोड़ 68 लाख लोगों को अगर ऋण मिला है, अगर आधों ने भी काम शुरू किया होगा तो भी 8.5-9 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया। तो इसलिए ये कहना कि नौकरी नहीं मिली, युवा नौकरी ढूंढ रहा है, कितना युवा स्वरोजगारी हुआ है जरा उसका भी आंकड़ा पता कर लो। महिलाएं, एक तरफ गरीब की महिला में को गर्भ धारण करते ही 6,000 रुपया
उसके बैंक खाते में चला जाता है पोषक आहार के लिए। और मध्यम वर्ग की महिला को अगर वो कामकाजी है तो वेतन सहित 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और मैं आपको हैरान करने वाली बात बताती हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जब मैं न्यूयॉर्क गई थी तो मुझसे मिलने आई थी। वो काफ़ी काम करती हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आजकल एक स्ट्रगल कर रही हूँ अपने देश में। मैंने कहा क्या? बोली हमारे यहाँ 4 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, मैं उसको 6 हफ्ते की करवाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ तो 26 हफ्ते की मिलती है। बोली विद सैलरी? मैंने कहा विद सैलरी। हाउ कम? मैंने वही जवाब दिया, बिकॉज ऑफ द विल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के कारण। मतलब वो 6 हफ्ते की, 4 से 6 हफ्ते की कराने के लिए संघर्ष चल रहा है अमेरिका में, और यहाँ 26 हफ्ते की छुट्टी सवैतनिक वेतन के साथ दी गई है। मैं कौन से वर्ग की बात, किसान की बात कर लो, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए की पेंशन घर बैठे, श्रमयोगी मानधन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर लो 3,000 रुपए की पेंशन 60 वर्ष के बाद घर बैठे, कोई भी एक वर्ग छूटा नहीं है। तो लोक कल्याण की कसौटी पर भी मैंने अपनी सरकार कस के आपके सामने रख दी। लेकिन इसके बाद एक बात कहना चाहूंगी कि जब कभी भी मैं सोचती हूँ कि 5 वर्ष के अंदर इतना काम इतनी तेजी से इतना पैमाने पर कैसे हो गया, तो एक चीज मुझे दिखाई पड़ती है, और वो है मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। क्योंकि मैंने अटल जी की सरकार भी देखी है, मैं उनकी सरकार में मंत्री थी। बहुत सपने थे, बहुत विजन था, बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर वो सब कुछ नहीं कर सके जो करना चाहते थे, क्योंकि कोलिशन का दबाव था। कोलिशन के दबाव वो उसको भी झेल के चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में यह अंतर आया कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, अपने तौर पर 282 पार किया। 272 का मैजिक नंबर होता है, 282 हमने अपने तौर पर प्राप्त किए, और फिर एनडीए को मिला के तो मैसिव मेजॉरिटी बन गई। मैं कहना चाहती हूँ मित्रों, एक बहुमत की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री का हौसला भी अलग होता है और उत्साह भी अलग होता है। इसीलिए वो साहसिक फैसले ले सके, निर्णायक कदम उठा सके। आज हिंदुस्तान के लिए जरूरी है एक बहुमत की सरकार। आज हिंदुस्तान के लिए जरूरी है एक मजबूत सरकार। हमारे विरोधी कहते हैं मैं मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति मजबूर सरकार चाहेगा। देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सरकार चाहिए, देश के विकास के लिए मजबूत सरकार चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करने आई, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए, देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए और विश्व में बढ़ रही भारत की प्रतिष्ठा के लिए जाइए मतदान के दिन, कमल का बटन दबाइए, और जैसे मैंने कहा था एक बटन दबाएंगे दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। इधर से दोबारा से सांसद बन के पूनम जाएंगी और उधर से हम प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का गौरव प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।